परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आत्मा की अनंत शक्तियां होती हैं। उन अनंत शक्तियों में कुछ शक्तियों का वर्णन ग्रंथराज समय सार में लिखा हुआ है, जिनको प्रायः करके आत्मा की 47 शक्तियों के बारे में लोग जानते हैं। शक्तियां मात्र 47 नहीं है तो अनंत, क्योंकि गुण अनंत हैं तो शक्तियां अनंत हैं। उन शक्तियों में से आत्मा की एक शक्ति है विवेचक शक्ति। आप समझने का प्रयास करिएगा, विवेचक शक्ति क्या होती है। आपके घर के अंदर आपकी माँ ने या पत्नी ने आपके लिए खीर बनाई। खीर बना करके आपके सामने एक चांदी की कटोरी में रख दिया। उसमें बिल्कुल पतले वाले बिया रख दिए, डाल दिए, बिल्कुल मुलायम सॉफ्ट काजू किशमिश बादाम पिस्ता छुहारा सब डला है। ऊपर से उसमें केसर डली है, बिल्कुल ठंडी है। ऊपर से थोड़ी सी मलाई डाल दी है। और बस हाथ में आकर के जैसे वो इतना बड़ा कटोरा रखा और आप सूंघ करके ही ग्लैड हो गए। आप बहुमिश्रित द्रव्यों के साथ एक द्रव्य आपके हाथ पे प्रस्तुत है, उसमें पत्नी या माँ चौके में है, आप बाहर भोजन कर रहे हैं और आप खीर का आनंद ले रहे हैं। खीर का आनंद लेते लेते अंदर से आवाज आती है, सुनो उसमें इलायची डली है क्या? एक आवाज आई, उसमें इलायची डली है क्या? और आपने आंख से देखा तो खीर में आपको इलायची दिखी नहीं। फिर आपने मुंह में डाला। मुंह में डालने के बाद आप आंख बंद करके ऐसा मुंह में घुमा रहे हैं। घुमाते घुमाते आपके मुंह में एक दाना इलायची का आ गया। उस वक्त आपने उस इलायची के दाने को फोड़ करके उसका स्वाद लिया और स्वाद लेकर के आपने इशारे में कहा डली है। अब आप देखिए कि जिह्वा पर एक साथ दूध है, चावल है, उसमें बिया डला हुआ है, उसमें काजू है, किशमिश है, बादाम है, छुहारा है, उसमें केसर है, उसको ओटा है, उसके ऊपर मलाई है, उसकी ठंडक है और उस पर इतना सा दाना इलायची का है। लेकिन जब आपसे पूछा जाता है कि उसमें इलायची डली है क्या, उस वक्त आपके मुख में एक साथ सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद सबका स्वाद गौण होता हुआ आपकी उपयोग की धारा एक तरफ चली जाती है, इसमें इलायची है कि नहीं। क्या उस समय जिह्वा पर दूध नहीं है? क्या बिया नहीं है? काजू है? नहीं है। लेकिन हमारी आत्मा के परिणाम एक साथ एक उपयोग को केंद्रित करते हुए जब एक स्थान पर केंद्रित होते हैं, उस वक्त सारे स्वाद गौण हो जाते हैं। सिर्फ एक स्वाद आपके जिह्वा पर आया
और आपने उसको देखा नहीं, जिह्वा से उसके स्वाद को लेते हुए धीरे से ऐसा मुंह बाहर तक लेकर के आता है इंसान। कल्पना करिए कैसे सामने के दांत में इलायची का एक दाना दबाया, धीरे से चटका, पड़ी है। अब इतने पड़ी रहने में आपने देखा नहीं कि, लेकिन जैन शासन कहता है कि इतना कमाल हो गया कि उस पड़ी हुई वस्तु को जो आपने बिना आंखों के देखा, इसको देख करके जो आपने विवेचना करी, विवेचना करने के बाद सामने माँ को या बहन को या पत्नी को बताया कि इलायची डली है, यह है आत्मा की विवेचक शक्ति। इस विवेचक शक्ति का प्रयोग आप प्रत्येक समय करते हैं, लेकिन इन विवेचक शक्तियों का सम्यक प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं, बस ये सोचने समझने की बात होती है। ये जो विवेचक शक्ति है, इस विवेचक शक्ति के कारण ही आपका संसार घटता और बढ़ता रहता है। सत्य और भ्रम के बीच में आपकी ये विवेचक शक्ति कई बार सही निर्णय नहीं ले पाती। सत्य क्या है? तो धर्म तो सत्य है, क्योंकि सर्वज्ञ के द्वारा उपदिष्ट है। आत्मा अजर अमर है, सर्वज्ञ के द्वारा उपदिष्ट है। आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, सर्वज्ञ के द्वारा उपदिष्ट हैं। लेकिन उसके बाद भी एक भ्रम रहता है, क्या? हम जो कर रहे हैं सब सही है। सत्य और भ्रम में आपकी ये विवेचक शक्ति काम नहीं करती और आप भ्रम में भ्रमित होकर के, जिसको आगम ग्रंथों में एक मरीचिका शब्द भी लिखा हुआ है। मरीचिका, मृग मरीचिका होती है ना, जैसे रामचंद्र जी सोने के मृग के पीछे पागल हो गए। सोने का मृग होता नहीं, लेकिन छायिक सम्यक दृष्टि प्रभु श्री रामचंद्र जी को भी सोने के मृग का भ्रम हो गया और वो भ्रम के चक्कर में दौड़े जंगल में, इधर माता सीता का अपहरण हो गया। क्या हुआ? ज्ञान तो था आगम का, लेकिन उसके बाद भी सामने दृश्यमान पदार्थों में व्यक्ति ऐसा गाफिल होता है कि गाफिल होने पर उसकी विवेचक शक्ति उसके लिए काम नहीं करती और उसको संसार में दुख और सुख के विशेष प्रकार के, विचित्र प्रकार के अनुभव करने पड़ते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। अब आप दो शब्द देखिएगा विवेचक शक्ति में। पहला शब्द लगाइए हु आई एम, मैं कौन हूं, और दूसरा शब्द लगाइए वेयर आई एम, मैं कहां पर हूं। दो शब्दों में जीवन देखिएगा। 4 प्रकार के जीवन हैं। उस 4 प्रकार के जीवन में प्रत्येक जीवन में अपनी इस विवेचक शक्ति का आप प्रयोग करके देखिए। आपकी एक बायोलॉजिकल लाइफ है। बायोलॉजिकल लाइफ मतलब आपका ये शरीर है जो माता और पिता के अशुद्ध उपादान के द्वारा उत्पादित है। अब ये जो बायोलॉजिकल लाइफ है, इस बायोलॉजिकल लाइफ में आपका डीएनए काम करता है। वो डीएनए काम करता है तब आपका चेहरा आपके पापा से मिलता है। आपके पापा के जैसे आपके हेयर स्टाइल होते हैं, बाल होती है, हैंड राइटिंग्स होती हैं। आपकी फादर की और आपकी हैंड राइटिंग्स करीब करीब एक होगी। कभी आप चेक कर लीजिएगा। कभी कभी लोग तो ऐसा शंका में आ जाते हैं कि ये इनने लिखा है कि इनने लिखा है। तब ये बच्चे छोटी सी उम्र में फ्रॉड करते हैं, अपने पापा का सेल्फ सिग्नेचर मारते हैं। पड़ोसी आपके पापा का सेल्फ सिग्नेचर नहीं मार सकता, लेकिन सगा बच्चा अपने पापा की हैंडराइटिंग की डिक्टो हैंडराइटिंग से काम करके निकल जाता है। तो ये जो आपकी एक बायोलॉजिकल लाइफ है, इस बायोलॉजिकल लाइफ में आपकी हाइट, आपकी पर्सनालिटी, आपकी डेथ, इसके साथ ही साथ आपके अंदर होने वाले रोग प्रतिरोधक क्षमताएं, अंदर होने वाले जेनेटिकल्स, आपकी प्रॉब्लम्स, वो सब रहती हैं। कोई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बाय बर्थ आती हैं, एक दूसरे में ट्रांसफ़र होती रहती हैं, क्योंकि डीएनए इस तरीके का स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर चुका होता है। उस वक्त पापा को हार्ट की प्रॉब्लम थी तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, उधर डायबिटिक थे तो इधर डायबिटिक हो गए। तो कुछ चीज़ें, दोष और गुण आपके बायोलॉजिकल लाइफ में आते रहते हैं। आप अपनी विवेचक शक्ति का प्रयोग करके एक बार देखिएगा कि आपके माता पिता से जो आपको मिला तो वो मिला ही, लेकिन जो संसार से अभी आपको मिल रहा है उसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर डैमेज होता रहता है।
हमें याद है जब हम छोटे थे तो डिटॉल कंपनी की एक लिक्विड आता है घाव में लगाने के लिए, अभी भी आता होगा, आता है कि नहीं? आता है, लेकिन पहले कांच की बोतल पे आता था, अब काय में आता है? प्लास्टिक की बोतल पे आता है। बहुत अच्छे। फिर आपने देखा होगा कि पहले के ज़माने में जितने भी पैकेट बंद आइटम आते थे वो पुट्ठे के डिब्बे में आते थे। मिल्क मेड एक कंटेनर आता था उस टाइम जब हम लोग घर में थे, तो वो एक स्टील के एल्युमिनियम के कंटेनर पे होता था। ऐसे ही जितने भी प्रोडक्ट होते थे वो सारे के सारे प्रोडक्ट जो होते थे या तो कांच पे होते थे या फिर एल्युमिनियम शीट्स पर होते थे। आज काय पर होते हैं? प्लास्टिक पर होते हैं ना, मानते तो है ना आप? अब आप देखिए कि सिर्फ 5 दिन पुरानी एक रिसर्च हमारे सामने आई है। अमेरिकन रिसर्च ने इस बात को बिल्कुल साफ कह दिया है कि माइक्रोप्लास्टिक जो अभी पिछले 2.5 वर्षों में बाहर से एक्सपोर्ट होकर के हमारे भारत के अंदर आया है। माइक्रोप्लास्टिक मतलब प्लास्टिक समझ लीजिए, रिलायंस कंपनी का एक है और एक दो और कंपनी के हैं जो पूरे देश में प्लास्टिक का दाना बेचते हैं, और इससे आपके बच्चे का टिफिन बनता है, स्पून्स बनती हैं, आपके लिए प्लास्टिक की बॉटल्स बनती हैं, आपके चिप्स का पैकेट बनता है। इसके बाद आपके लिए जो पैक करने वाले जो सामान होते हैं ना, जो आपके अमेज़ोन से आपने मान लीजिए कोई खाना बुलाया, गरम खाना बुलाया, वो उसी माइक्रोप्लास्टिक्स के साथ आता है। अमेरिकन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 4 दिन पहले इस बात की घोषणा करी है कि भारतवर्ष के अंदर कैंसर फैलाने के लिए सबसे बड़ा कारण माइक्रोप्लास्टिक्स के कप्स हैं। उन कप में आप पानी पीते हैं कि नहीं? पीते हैं। आपको जब कभी भी आप मान लीजिए वहाँ पर जाते हैं, किसी के होटल में गए, प्लास्टिक का एक कप चाहिए, फिर प्लास्टिक की बिस्लरी की बाटल चाहिए, चिप्स का चाहिए पैकेट तो वो प्लास्टिक का है। डिटॉल का शीशी भी पहले कांच की आती थी, अब प्लास्टिक की आती है। प्लास्टिक की आती है ना। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, आपने कभी जीवन में सुना भी नहीं होगा कि दुनिया भर में कहीं पर भी इन्फेक्शन हो जाए तो वो हॉस्पिटल में ठीक हो जाता है। लेकिन डॉक्टर्स जानते हैं इस बात को, लेकिन हॉस्पिटल में इन्फेक्शन हो गया तो मृत्यु तय है। क्या समझे आप? सुन रहे हैं कि नहीं? आपको आपके घर के अंदर इंजरी हो गई, आपको किसी ने चाकू मार दिया, कुछ हो गया, आपको इन्फेक्शन हो गया, आपको वायरस उसमें चला गया, तो हॉस्पिटल में जाकर के आप उस इन्फेक्शन को ठीक करा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हॉस्पिटल में आपको इन्फेक्शन हो गया, ऑपरेशन के दौरान अगर इन्फेक्शन हो गया, उस इन्फेक्शन का अंतिम परिणाम मात्र एक शब्द होता है, डीसी। डीसी समझते हैं डॉक्टर्स लोग बहुत अच्छे से। डेथ सर्टिफिकेट जो होता है, जैसे डॉक्टर को समझ में आता है कि बॉडी में हॉस्पिटल का इन्फेक्शन फैल गया है, तो वो तुरंत बोल देता है अपने डिपार्टमेंट में, इसका डीसी तैयार करो, कल शाम तक मर जाएगा। बिल्कुल निर्मोही होते हैं, साधु के जैसे, आने और जाने से डॉक्टर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट है, फिनिश हुआ, हटाओ, दूसरा लाओ, दूसरे को देखते हैं। इतनी निर्मोही जीवन है उन लोगों का, डॉक्टरों का। तो जब आप देखिए कि जो इम्प्रूवमेंट्स जो होते थे वो पहले जो बॉटल्स में आते थे कांच की, आज वो प्लास्टिक की बॉटल में आने लगे। अब प्लास्टिक की बॉटल में आने पर जो आपके बॉडी के अंदर इन्फेक्शन बढ़ रहा था, उस बढ़ते हुए इन्फेक्शन के चक्कर्स कहाँ कहाँ तक गए आप बताइए। पहले आप आसव पीते थे बहुत सारे, वो जो द्राक्षासव इत्यादि होता है, और दूसरी चीज़ें माँ बहनों को भी दिक्कत होती है। उस समय जो आप लिक्विड लेते हैं जिसमें सेल्फ जनरेटेड एल्कोहल होती है, वो सेल्फ जनरेटेड एल्कोहल प्लास्टिक के साथ टच होने के कारण जो है ना, कैंसर को 1000 टाइम्स तक जो है और मल्टीप्लाई कर देती है। अब आप बताइए कि आपका ये जो बायोलॉजिकल लाइफ है, इसमें आपकी वो विवेचक शक्ति कब काम करेगी? क्योंकि आपके पास शक्ति तो है, विवेचक शक्ति, लेकिन आप दुनिया के दिखावे में इतना प्रभावित है, अरे महाराज जी कुछ मिलता ही नहीं है, ऐसे तो कुछ खा ही नहीं पाएंगे। आप खाइए। आपने एक चिप्स का पैकेट खोला है, उस चिप्स के पैकेट के अंदर भले वो फ्रेश कॉइल दिखा रहा है, लेकिन अमेरिकन रिसर्च सेंटर कह रहा है कि प्लास्टिक जो भी भारत के अंदर है, चाहे आपके बच्चे का लंच का टिफिन भी क्यों ना हो, उसमें लगातार आपने गरम चावल डाला, उसमें दाल डाल दी, उसमें आपने कुछ दूसरी गरम पूड़ी एक पैक करके दे दी,
अब वो गर्म पूड़ी का प्लास्टिक के साथ रिएक्शन होकर के पूड़ी के अंदर जो है माइक्रो प्लास्टिक आ गया, और माइक्रो प्लास्टिक के साथ आपके बच्चे के अंदर पेट में माइक्रो प्लास्टिक जा रहा है, जिसमें ऐसा केमिकल लगा हुआ है जिसके माध्यम से पूरे के पूरे भारतवर्ष के अंदर कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं। ये जानकारी होने के बाद भी अगर आप मान लीजिए माइक्रो प्लास्टिक्स का उपयोग करते हैं, तो फिर आपकी विवेचक शक्ति सत्य और भ्रम के बीच में डिफरेंस नहीं कर पा रही है। इस बात को बस समझिएगा। आप क्या करेंगे इसके लिए तो मैं आपको बाध्य नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको जानकारी जरूर दूंगा, क्योंकि जानकारी देना मेरा काम है। आप इस बात को देख रहे हैं। ऐसे ही दूसरा एक और शब्द आता है जिसमें भी आपकी एक विवेचक शक्ति काम करनी चाहिए, वो है आपकी इमोशनल लाइफ। पहले एक बायोलॉजिकल लाइफ हो गई। बायोलॉजिकल लाइफ में प्लास्टिक का कप यूज करने वाले लोग कैंसर के पेशेंट नियम से बनने वाले हैं, बन रहे हैं। आपको उम्मीद नहीं थी। आपको मैं बता दूं भगवान, आप सभी लोगों के लिए, कि एक कैंसर पेशेंट घर के अंदर तैयार होता है और उस कैंसर पेशेंट के चक्कर में पूरे घर के अंदर जो एक मेंटल प्रेशर बनता है कि 16, 17, 18, 20 लाख रुपए खर्चा होते हैं। 1.5 साल का उनके घर के अंदर जो है ना एक अजीब सा वातावरण रहता है। कीमो कराना है, फिर रेडिएशन कराना है, फिर थेरेपी करानी है, फिर ऑपरेशन कराना है, और अगर वो रिपीट मारा तो 17 दूनी 34 लाख रुपए, और फिर बाद में अगर डेथ हो गई तो उसका प्रिकॉशन हम अगर शुरुआत से करें कि हम प्लास्टिक की किसी भी वस्तु का उपयोग अपने गर्म भोज्य पदार्थों पे नहीं करेंगे। सबसे पहला ये करें। फिर सबसे ज़्यादा ठंडे पदार्थों में भी प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे। कोई भी प्लास्टिक की चीज़ है जो आप अपनी बॉडी पर यूज़ करते हैं, उससे आपका बायोलॉजिकल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। आपकी प्रजनन क्षमताओं में फ़र्क पड़ता है। प्रजनन क्षमताओं में फ़र्क पड़ने के कारण जो है ना आपके घर के अंदर जो है ना आपका फर्टिलिटी रेट वो गिर गया। आपने कभी देखा, पहली संतान आपकी हो गई एक झटके में, दूसरी संतान का पुरुषार्थ किया, संतान ही नहीं हो रही है। पता नहीं महाराज जी 5-7, 2-4 सालों में ऐसा क्या हो गया कि दोनों का फिजिक खराब हो गया। वो ऑटोमेटिकली खराब नहीं हुआ है, उसको खराब किया जा रहा है बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से। कंपनियों ने धीरे 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 करके सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को बिगाड़ करके सारे के सारे स्ट्रक्चर्स में प्लास्टिक लेकर के आ गए। अब आप खुद चेक करिए कि आप ऐसे कितने भोज्य पदार्थ हैं जो सिर्फ प्लास्टिक के कप्स पर ही लेना पसंद करते हैं। अभी आप बाहर जाएंगे, कोल्ड कॉफी पिएंगे, कोल्ड कॉफी तो महाराज जी ठंडी होती है, तो बिल्कुल वो बात समझिएगा, या तो बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडा। अगर आपने कुछ भी लिया है प्लास्टिक के कप पे, पेपर के कप पे भी लेंगे तो उस पर भी एक कोटिंग है प्लास्टिक की, उस पर भी आपको कैंसर लगातार बढ़ रहा है, प्रजनन क्षमताएं घट रही हैं, साथ ही साथ आपकी हाइट घट रही है। आजकल फुग्गा जैसे फूले लेकिन 4 फुट 11 इंच के लोग मिलते हैं। 5 फुट की हाइट मुश्किल है, 6 फुट मिलना तो बड़े भाग की बात हो गई। महाराज आशीर्वाद दो, क्या मौड़ी की हाइट नहीं बढ़ रही? हमने कहा क्यों, ऐसा क्यों हो गया? 4 फुट 11 इंच की बेटियां, 5 फुट मिलना मुश्किल, 5 फुट 3 इंच की कोई बेटी मिल जाए तो बड़े सौभाग्य की बात है। कुंडली में सबसे पहले आदमी आजकल यही देखता, भैया मौड़ी की हाइट बताओ सबसे पहले। ये हाल सिर्फ बेटियों का नहीं, पुरुष वर्ग में भी ये शामिल हो गई बात। 5 फुट 3 इंच, 5 फुट 4 इंच का लड़का 5 फुट 10 इंच को 11 इंच को देखता है, ऐसा जी कितने स्मार्ट दिख रहे। क्या दिख रहे? हाइट मिली, तुम्हें काय नहीं मिली? तुम्हारी और तुम्हारे पापा की दोनों की गलती है। तुम्हारी हाइट कम है ना, इसके पीछे तुम्हारे पापा मम्मी की भी गलती है। इनने पैकेट के आइटम इतने खाए हैं, इतने खाए हैं कि इनका डीएनए स्ट्रक्चर बिगड़ गया, इनकी पूरी की पूरी बायोलॉजिकल लाइफ डिस्टर्ब हो गई। और फिर तरह तरह के प्रॉब्लम्स, और भी समय से पहले के प्रॉब्लम्स। एक कर्म की प्रकृति होती है, कोई पाप है, कोई पाप है और वो पाप एक समय पर उदय आए, कर्म की प्रकृति है। लेकिन कर्म की विकृति क्या है कि कोई भी पाप समय से पहले उदय में आ जाए। अब समय से पहले कोई पाप उदय में आ जाए
उसके लिए भी पता चले कि यही खान पान की जवाबदारी है। ऑक्सीटोसिन्स के इंजेक्शंस के लगे हुए वो बहुत बेहतरीन फ्रेश फ्रूट जो आपके बाहर के ठेले पे मिल रहे हैं। अभी मैं मंदिर जी से लौट रहा था, तो लौटते वक्त मैंने देखा कि मंदिर जी के रास्ते में एक ठेले में सीताफल रखे हुए हैं। सीताफल देखे हैं ना, एक साइज के, एक शेप में, बिल्कुल शेप्ड। ये सब जितने भी हैं जनरल मॉडिफाइड फूड्स हैं, और जितने भी जीएम फूड्स होते हैं, ये जीएम फूड्स कैंसर का सबसे बड़ा कारण होते हैं। उसमें दुनिया में सबसे ज्यादा परेशानी होती है तो बैगन से, क्योंकि बैगन जो होता है वो जनरल मॉडिफाइड ही मार्केट पर मिलता है। जीएम फूड्स में बैगन, और सेकंड में जीएम फूड्स में सबसे बड़ी चीज है कॉटन। सबसे पहले हम देख लें कि आत्मा की अनंत शक्ति में हमारी ये विवेचक शक्ति वक्त पर काम आती है हमारे शरीर के लिए कि नहीं। तो पता चला कि शरीर के लिए हमारी विवेचक शक्ति काम नहीं आ रही। दूसरी बात, इमोशनल लाइफ होती है एक। इमोशनल लाइफ किसके साथ होती है? इमोशनल लाइफ आपको आपकी फैमिली के साथ भी मिलेगी, और इमोशनल लाइफ आपको अपने वर्कर्स के साथ भी मिलेगी। ठंडी का दिन है, ठंडियां आ गई ना। ठंडियों के दिनों में सामान्य मनुष्य की भूख 40% बढ़ जाती है। आप अपने घर के, अपने दुकान में काम करने वाले वर्कर्स को 10,000 12,000 रुपए देते होंगे। 12,000 रुपए देने के बाद जब वो वर्कर 3 दिन अब्सेंट मारता है, तो आप उसकी पेमेंट काटते हैं कि नहीं काटते? काटते हैं ना, काटते हैं। इतनी भी इंसानियत नहीं है आपके अंदर। अरे महाराज, आदमी आया नहीं तो पेमेंट काट दें, नहीं काटेंगे तो क्या होगा, हमारा तो नुकसान हो जाएगा। अब आप सोचिए, मेरी बात का सिर्फ जवाब दीजिएगा सोच करके। घर के अंदर काम वाली बाई के बारे में महिलाएं बड़े अवेयरनेस रहती है। रेखा, तुमको 3 दिन हमने अपने घर में नहीं देखा। अब रेखा को 3 दिन नहीं देखा तो रेखा की 3 दिन की पेमेंट कट। क्यों नहीं काटते? हाँ, क्योंकि जब रेखा काम काटेगी ना तो समझ में आ जाएगी। तो काम करने वाली बाई हैं, वो मान लो थोड़ी सी भी मजबूर मिली तो ऐसी बोलती, काय रेखा, हमने तुम्हें 3 दिन से नहीं देखा तो तुम्हारे 3 दिन के नागा तो हम काट हैं, काट दो। आप इंदौर थोड़ा सा सभ्य शहर में आता है, बुंदेलखंड में थोड़ा किनारे जाके देखिएगा, जहां बहुत सारे वर्कर्स मिलते हैं, वहां उन वर्कर्स की पेमेंट काट दी जाती है। अब आपको देखना होगा आपकी इमोशनल लाइफ में। सोचिए, 60 रुपए लीटर दूध आता है। मान लीजिए दूध वालों ने इस लीटर का रेट 70 कर दिया, आपने उसको 12,000 ही देते थे। अब वो 12,000 रुपए में जैसे ही मार्केट में रेट बढ़ता है किसी भी जीन्स का, खाने पीने का, दालों का, उस वक्त आप जो हैं वो सरवाइव कैसे करेगा? आपका वर्कर है ना, मार्केट में रेट बढ़ गया, अब आप सरवाइव कैसे करेगा बताइए? और उसके बीच में आपने 3 दिन का उसका पेमेंट काट दिया। ठंडी के दिनों में 40% भूख बढ़ गई तो उसका खाना बढ़ गया। इस वक्त जितने भी कंपनियां होती हैं, अगर वो सही तरीके से अपनी कंपनी का डेवलपमेंट चाहती हैं तो उनको विंटर ऑफर निकालना चाहिए। विंटर ऑफर क्या है? महाराज जी के कहने पर निकालना, जिंदगी के पन्ने पलट जाएंगे, ध्यान रखिएगा। घर के अंदर की लाखों की चोरियां बचाना हो तो 200-500 रुपए ज्यादा देना शुरू करिए। विंटर केयर ऑफर क्या है कि भैया 3 महीने तक भूख बढ़ जाती है तो 1500 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे हर लेबर को। 1500 रुपए एक्स्ट्रा मिलने पर वो अपने घर में 2 किलो दाल, मोठ, बाजरा ज्यादा खरीद लेगा। वो अपने घर के अंदर थोड़ा सा आटा, बेसन, दाल ज्यादा खरीदेगा। भूख तो बढ़ी गई है, आपकी बढ़ गई है, आपकी नहीं बढ़ गई, बढ़ जाती है। दाल बाटी, बाफला, चूरमा सब चाहिए, शाम को चाहिए, सुबह चाहिए, दोपहर में चाहिए, बाजार का चाहिए, मधुरम का अलग, राजहंस का अलग, गुरु कृपा का अलग, 56 का अलग, सराफा का अलग। तुम्हें कितना चाहिए? तुम्हारे घर में काम करने वाले को कुछ नहीं चाहिए, उनको भी चाहिए। तो इमोशनल लाइफ में आप विवेचक शक्ति का प्रयोग जब नहीं करते हैं तो आपका फैमिली स्ट्रक्चर भी बिगड़ता है, आपके वर्कर्स के कारण भी, और साथ ही साथ आपके फैमिली मेंबर्स के कारण भी। फैमिली मेंबर्स की भी एक इमोशनल लाइफ होती है और रिलीजन की भी एक इमोशनल लाइफ होती है। जैसे अभी महाकुंभ होने वाला है उज्जैन में, तो हमारे धीरेन्द्र जी शास्त्री जी ने घोषणा कर दी कि क्या कर दी घोषणा? उनने कह दी
कि महाकुंभ में मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। हरिदीवाल वालों के लिए कह दिया कि भैया जो तुम हमारे भगवान को नहीं मानते, हमारी नर्मदा को नहीं मानते, हमारी गंगा को नहीं मानते, हमारे महाशिव को नहीं मानते, तो फिर तुम हमारे अंगने में आते क्यों हो। एक तरीके से देखा जाए तो ये भी एक धीरेन्द्र जी शास्त्री जी की एक इमोशनल लाइफ है। वो कहते हैं हम अहिंसक हैं तो अहिंसक लोगों के बीच में जी लेंगे। जिन लोगों को मांसाहार करने की आदत है वो उज्जैन और महाकाल की नगरी में जाकर के क्या करने वाले हैं। तो जिनको धीरेन्द्र जी शास्त्री ने बहुत अच्छी बात कही, अभी कल ही मुझे बताया किसी ने कि उन्होंने कहा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। महाकुंभ में सिर्फ बी हिंदू एंड बाय हिंदू चला रहे हैं धीरेन्द्र जी शास्त्री। मैं कहूंगा हम अहिंसक हैं और अहिंसक के बीच में जीना सीख लें। हिंदू शब्द जो है उससे ज्यादा अच्छा है अहिंसक शब्द। कि मान लीजिए बहुत सारी हजारों दुकानें हैं, हजारों दुकानों में बस ये निश्चितता कर ले सरकार, जो भी लोग अहिंसक होंगे उनको हम यहाँ पर दुकानें देंगे। एक छन्ना भी लगा दें तो बहुत बड़ा गजब का काम हो जाता है। शुरुआत हमारे धीरेन्द्र जी शास्त्री ने करी, अनुमोदना करते हैं इस बात की, अनुमोदना करते हैं। फिर दूसरी एक और इमोशनल लाइफ, जब हम आसपास में अगल बगल में रहते हैं। अभी हमारे साथ ही घटित हुआ, हमारे साथ घटित हुआ, हम लोग अभी छत्रपति नगर में थे। अब जब किसी मोहल्ले में रहते हैं तो चाहे साधु हो चाहे कोई भी हो, वो मोहल्ले का एक फैमिली पर्सन बन जाता है। मेरा भी एक कमरा था, उस कमरे में बड़ी खिड़की थी, पीछे एक मीटर लगा हुआ था, उसके बाहर अग्रवाल जी और बहुत सारे लोग थे, मिश्रा शर्मा गुप्ता जी जैन साहब भी थे। सारे लोग एक फैमिली में तो सभी लोग रहते हैं ना, सोसाइटी है तो सोसाइटी में सब रहेंगे। कम्युनिटी में भले भी आपकी प्राइवेसी हो जाएगी, सोसाइटी तो सोसाइटी होती है। तो सोसाइटी में हम सो रहे थे, रात में 10:30 बजे एकदम से बम फूटा, बम। इधर सोते सोते धक्का लगा, इतना तेज धक्का लगा हम उठ करके बैठ गए। हमने देखा हमें गहरी नींद आ रही है और बाहर जो है पीछे तरफ जो है बैक पोर्शन में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बेटियां खेल रही हैं, कुछ पुरुष खेल रहे हैं और खेलते खेलते वो लगातार लगे बम फोड़ने में। अब उसमें एक दो बम ऐसे देखे हमने जो फूटते हैं, यहाँ ऊपर जाएंगे फिर यहाँ पे फूटेगा, तो वो बम ऐसा लगता है जैसे मेरी खिड़की के सामने ही फूट रहा है। तो मेरे कमरे की जो दीवार घड़ी थी उसके बम के चक्कर में धम्म से नीचे गिरी, उसका कांच फूट गया। हमने बाहर जाकर के देखा तो सामने एक दीवार घड़ी खिड़की पड़ी थी, वो भी फूट गई। फिर हमने बगल वाले अपने निस्वार सागर जी से पूछा, हमने कहा तुम्हें भी ऐसा लग रहा था कि हम ही बस को लग रहा था। बोले महाराज रात भर दिल धक धुक करता रहा, अब फूटा तब फूटा, अब फूटा तब फूटा। हम तीर क्षेत्रों में रहने के आदि, हमको तो पता नहीं कि बम कैसे फूटते हैं। और हमने देखा कि बम के साउंड्स बहुत तेज हो गए। वो बच्चे भी स्मार्ट, बम चालू कर रहे, कान ऐसा बंद कर ले। अरे भैया जब तुम नहीं सह पा रहे तो हम कैसे सहेंगे। बच्चे खेलना है उनको, और खेलते खेलते बच्चों वो एंजॉय कर रहे थे। हमने धीरे से एक इशारा किया और तुरंत बच्चे कमरे के अंदर चले गए। कितनी सुंदरता थी, उन्होंने देखा कि किसी को डिस्टर्ब हो रहा है तो वो अंदर चले गए। लेकिन ये देख कर के मुझे बहुत बुरा लगा कि जब आपके इंदौर शहर के अंदर एक बेटी बम फोड़ रही थी और बम फोड़ती हुई बेटी को बहुत सारे लोगों ने मिल करके उसके साथ गलत कर दिया। अभी 3-4 दिन पहले की बात है। मैं इस कृत्य की घोर घोर विरोध करता हूं कि इस तरीके, आपको किसी के बम फोड़ने से दिक्कत थी, आप उसको समझा देते। मेरे साथ मुझे दिक्कत हो रही थी, मैंने समझा दिया ना। ये इमोशनल लाइफ है हमारी। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी की बहन, उस सोसाइटी की बेटियां हमारी बेटियां होती हैं, हमारी बहनें होती हैं। उस सोसाइटी की माँ हमारी माँ होती है, हमारा एक परिवार होता है। आप उस मोहल्ले में रहते थे तो आप अगर मोहल्ले का रूल्स भूल गए या फिर मोहल्ले के रहने की सोसाइटी के रूल्स नहीं आते हैं, उस सोसाइटी में रहने का उन लोगों को अधिकार नहीं है। उस सोसाइटी से उन लोगों को बाहर करना पड़ेगा जो घर की मोहल्ले की बेटियों को अपनी बेटियां नहीं समझते। पुराने जमाने में मोहल्ले में थे हम लोग, याद करता हूं अपना बचपन कि मोहल्ले में अगर एक बुलेट चलाने वाला 3 बार निकल गया तो चौथी बार में तो मोहल्ले के लड़के उसको रोक लेते थे, उसकी कुटाई हो जाती थी। तू बार बार हमारे मोहल्ले में बुलेट लेकर के क्यों निकल रहा है। मोहल्ले की हर बहन हमारी बहन, हर माँ हमारी माँ, मोहल्ले के घर के अंदर की जितनी भी बुआ हमारी बुआ। कोई भी धर्म का, कोई भी बाहर से कोई जीजा जाता था वो पूरे गांव का फूफा कहलाता था।
हर आदमी पैर पड़ता था जब ये जब फूफा जी आ गए, फूफा जी आ गए। अब आज हमने जब सुना कि आपके इंदौर शहर के अंदर एक छोटी सी बेटी के साथ बहुत सारे लोगों ने मिलकर वो बम फोड़ रही थी और अपराध कर दिया, इनकी तो आपराधिक सजाओं की घोषणाएं खुले में होना चाहिए। और जिस कारण लोगों को पता चले ये जो दहशतगर्दी का माहौल मचाने की अगर कोई कोशिश करता है तो वो भ्रम में ना रहे कि वो दहशत मचा लेगा। हमारे मोहन जी यादव भी समझदार हैं और साधु संत भी यहाँ के समझदार हैं। मैं उसका पहला विरोध करता हूं। इसके आपराधिक मामले में इसका सुधार होना चाहिए। ये सुधार अगर नहीं हुआ तो आप सब भी अपराधी माने जाएंगे। आज गलती, आज घटना पड़ोसी के घर में घटी है, कल हमारे घर में घटेगी तो कौन संभालेगा? हम सब मिलकर संभालेंगे। तो जिस सोसाइटी में अमानवीय व्यवहार वाले लोग रहते हैं उस सोसाइटी से उनको बाहर करना पड़ेगा। इसलिए आजकल बिल्कुल साफ सुथरी कॉलोनियां बनती हैं। अग्रवाल समाज के लोग होते हैं वो अग्रवाल की एक कॉलोनी काट लेते हैं, जैन समाज के लोग पूरी एक जैन कॉलोनी काट लेते हैं, गुप्ता गहोई वैष्णोई समाज के होते हैं वो अपनी कॉलोनियां काट लेते हैं। तुम अपनी कॉलोनी में रहो ना, हमारी कॉलोनी में घुसने की तुमको तो कोई जरूरत ही नहीं थी। लेकिन जानबूझ करके पैसे के बल पे हमारी कॉलोनी में घुसो और फिर हमारे घर की बहू बेटियों को खराब करो, मारो, कूटो, पीटो और कोई भी इमोशन साथ में नहीं रखो। ध्यान रखना बंधुओं, जिनको हम अपना भाई भाई कहते हैं ना, ये एंड टाइम पर घात मारते हैं। हमने देखी है वो प्यारी गैया देखी है हमने, जिनके वो गैया उस कसाई का हाथ चाट रही है, उसके थनों में दूध भरा है, उसी के घर का लेबर उसका दूध निकाल रहा है और वो धीरे से तलवार उठा रहा है, ऐसे गल कंबल में हाथ फेरता है, धीरे से गाय का गला ऐसा करता है और खींच देता है। उनको दया नाम की चीज नहीं है, क्यों हम उनको अपने बीच में रखते हैं हमें समझ में नहीं आता है। सोसाइटी में एक साथ विरोध होना चाहिए। इस विरोध के मामले में हमारा बागी दौरा राजस्थान का एक नंबर है। उस पूरे के पूरे समाज ने, कौम ने मिलकर के रूल्स बना दिया, इस पूरे बागी दौरा शहर के अंदर एक अंडा नहीं बिकेगा चाहे कुछ हो जाए। आखिर पूरे के पूरे बागी दौरा पूरे देश में आइडियल हो गया बंधुओं। इमोशनल लाइफ भी होती है, उस इमोशनल लाइफ में भी अपनी उस विवेचक शक्ति का प्रयोग करिए। अगर आप मान लीजिए इमोशनल लाइफ में इस प्रकार की विवेचक शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं, इतिहास कभी आपको माफ नहीं करेगा। आपको समझते हैं घर से बाहर निकलना, दुकान चलाना, वापस घर में लौट आना, इतना ही जीवन नहीं है। इसके अलावा भी जीवन बहुत कुछ है। अगर अनंत शक्तियां नहीं होती, इस तरीके की विवेचक शक्ति नहीं होती तो कभी हम अपनी संस्कृति का इतने 2500 साल तक प्रवाहमान रख नहीं पाते। उनकी विवेचक शक्ति तो बहुत काम करती है। उनके इमोशंस सिर्फ अपनी कौम के प्रति हैं, दूसरे के बेटी को बेटी नहीं समझते, दूसरे के घर की बच्ची बच्ची। वो इंसान नहीं है क्या? इंसान थी वो भी, बम पटाखा फोड़ रही थी, हम भी डिस्टर्ब हो रहे थे, हमने प्यार से इशारा किया, इतने में देखा कि साधु परमेष्ठी को रात में 10 बजे डिस्टर्ब हो रहा है। तुरंत पिता ने अपने दोनों बच्चे से बोला, बेटा अंदर चलो, बाबा जी को दिक्कत हो रही होगी ना, अपन कल फोड़ लेंगे। हमने सोच करके सोचा जैन नहीं है, लेकिन जैन साधु को दिक्कत हो रही है, अपन अपने घर के अंदर चलते हैं। सेल्फ कंट्रोल है, इतनी सी बात थी। लेकिन आपराधिक प्रवृत्तियों में आगे आकर के इस तरीके के काम करना और इस तरीके की मानसिकता में अपने आप को शेर समझना, ऐसे लोगों को तो ऐसा देना चाहिए कि समझ में आ जाए। इससे ज्यादा तो मैं कुछ कहूंगा नहीं, मर्यादाएं हैं। लेकिन इमोशनल लाइफ को घर के अंदर देखिए। इमोशनल लाइफ को आप उस कुत्ते के साथ भी देखिए। ठंडी के दिनों में अगर आप लोग घरों में रहते हैं तो आप लोग की जवाबदारी है कि रात को सोते वक्त अपने दरवाजे के बाहर या रोड में एक आध कोई बोरा फेंक दीजिए। बाजार से, मार्केट से पुराने बोरे खरीदिए। पुराने बोरे खरीद करके गली मोहल्ले में 4-6 बोरे रास्ते में ठंडी में छोड़ दिए जाते हैं। रात में सोते हुए कुत्ते को ठंड लगेगी, वो चुपचाप तुम्हारे बोरे के अंदर घुस जाएगा, पुरसाद करके अपनी रात ठंडक की बचाएगा। आपको इस बात की चिंता है कि वो आपके घर के अंदर पॉटी कर देता है गेट के सामने, तो आपने लाल बॉटल टांग दी। लेकिन इमोशनल लाइफ है हमारी, हमारा सत्वेषु मैत्री का नियम है। प्राणी मात्र के प्रति अहिंसा को लेकर के हम इस कुल में पैदा हुए हैं कि बाहर कोई भी व्यक्ति दर्द में दिखेगा हम उसकी सेवा करेंगे। ये हमको भगवान महावीर ने कहा है
कोई कोई उस कुत्ते को देखे नहीं देखे, जैन कुल में पैदा हुआ व्यक्ति कुत्ता पालेगा नहीं, लेकिन कुत्ते की रक्षा जरूर करेगा। हम घर के अंदर नहीं पालेंगे, हिंसक है, लेकिन उस हिंसक को भी, उसके साथ भी हिंसा ना हो जाए। इतनी तेज ठंडी के दिनों में घर के बाहर रात के समय जो है ना, शाम हो जाती है, एक बोरा छोड़ दिया। अब वो बोरा छोड़ दिया, अब उस कुत्ते को, कुत्ते के पिल्ले हैं, बच्चे हैं, क्योंकि कुत्तों के प्रेगनेंसी टाइम यही ठंडी का टाइम होता है जब छोटे छोटे पिल्ले सबसे ज़्यादा अपने कुत्तों को डिलीवर करते हैं। इसी टाइम पे छोटे छोटे पिल्ले मर जाते हैं। कई बार भूख के कारण सुअर कुत्ते के बच्चों को खा लेता है, कई बार कुत्ते के बच्चे नाली में गिर जाते हैं। आपने दर्द नहीं देखा, पर्याय कोई भी हो बंधु, माँ माँ होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब कुत्ते के बच्चे को उठा करके कोई ले जाता है ना, और जब कुतिया रोती है, उसका रोना तुम्हें सहन नहीं होगा। हमारे यहाँ सिर्फ मंदिर बनाना धर्म नहीं है, हमारे यहाँ करुणा भी एक बहुत बड़ा धर्म है। इमोशंस होने चाहिए, और सिर्फ एक चीज के प्रति नहीं, प्रत्येक वस्तु के प्रति। आपको मैंने पहले भी इस बात को कहा है कि आपके किसी भी मंदिर जी के अंदर कोई भी आपको आपका साधर्मी दिख जाए, अपरिचित, आपका कर्तव्य बनता है। मान लीजिए कोई इंदौर जैसा शहर है, इंदौर जैसे शहर में कोई भी व्यापारी आया दूर से, उसकी प्रतिमाएं हैं, 2 प्रतिमा के व्रत हैं, लेकिन व्यवसाय के लिए आया, भगवान के मंदिर पहुंचा, धोती दुपट्टा पहने, धोती दुपट्टा पहन करके उसने जो है नमोस्तु करके पूजा करी। अब वो किसी को पहचानता नहीं, जब वो किसी को पहचानता नहीं तो फिर आपकी जवाबदारी बनती है कि हमारे मंदिर जी के अंदर कोई भी अपरिचित व्यक्ति मिलेगा, हम उससे भोजन के बारे में जरूर पूछेंगे। इतना सा, ये आपस में एक मैत्री भाव कहलाता है। आए हुई हैं कोई के घर में, ऐसे इतने निर्दयी नहीं होते अपन, अपने को पूछना पड़ता है। जब आप पूछेंगे ना तो फिर आपको भी कोई पूछेगा, कहीं आप बाहर जाएंगे फिर आपको भी कोई पूछेगा। आप लोगों भी, ये भी लाइफ का एक इमोशंस है। विवेचक शक्ति का प्रयोग करिए। कोई खानदानी घर का चमचमाता हुआ साफ सुथरा चेहरा देख रहा है, आपका कर्तव्य क्या बनता है घर के अंदर, मंदिर जी के अंदर, भाई साहब जय जिनेंद्र, कहाँ से आए हैं, इतना पूछ लिया, फिर हमारे घर में भोजन करने चलिए। बोलना बस है, वो अपनी व्यवस्था से आया होगा। अगर व्यवस्था से आया होगा तो अपनी व्यवस्थाओं में चला जाएगा, लेकिन अगर व्यवस्थाओं में नहीं आया होगा तो आप उसके लिए भगवान बन गए। अरे हम सोच ही रहे थे, नहीं नहीं अब हमारा हो जाएगा, हम टिफिन लेकर के आए। अरे बाहर घर के निकले हूँ, टिफिन से खाना होता है क्या, घर चलो एक गरम दाल सब्जी खा लेना, अच्छा लगेगा। इस तरीके से जो संबंध बनते हैं, सोचो एक साधर्मी है, आपके मंदिर जी, आपके भगवान को जिसके सामने डोक दे दी, उसको क्या हम भूखा भेजेंगे? हमारे गुरु जी के भक्त को हम अपना भक्त मानते हैं, आपको मैं अपना मानता हूं, आप मुझे अपना मानते हैं, क्योंकि अपन दोनों एक गुरु के भक्त हैं। जब हम एक गुरु के भक्त हैं तो हमारे एक भगवान का भक्त अगर अपरिचित हमारे मंदिर जी के अंदर आया तो हमारे इमोशंस इतने बोलने चाहिए, भाई साहब भोजन करने चलिए, बस इतना। इतने में क्या है, मान लीजिए किसी की रिश्तेदारी में आया होगा तो बोल देगा, अरे हम तो सिंह जी का रिश्तेदारी में आए भैया, व्यवस्था है वहां पर, फिर भी हमारे यहाँ चलिए। देखिए मान लो कोई अचानक ऐसा टकरा गया, जो बाहर सूटकेस रखा होगा, उसके बैग में 2 पुड़ी होंगी, थोड़े से पापड़ होंगे, 3 दिन के सफर करके इंदौर आया होगा, अचानक आपने पूछ लिया, घर मिल गया, हाथ पैर धोने मिल गए, एक थाली में 4 पराठे, दाल सब्जी, थोड़ा सा गर्म भात धर दिया, जिंदगी भर का एहसान लेकर के चला गया तुम्हारे घर से, जिंदगी भर का एहसान। इसको कहते हैं भावनात्मक शक्तियों में, इमोशंस लाइफ में विवेचक शक्ति का प्रयोग करना। साधु के पास इतने सारे लोग आते हैं, महाराज से इतने सारे लोग आए, कहीं से कुछ लोग आए, अब हम अपने घर में खुश हैं, उनकी बे जाने, उनकी बे नहीं जाने। जब भगवान महावीर ने हमको संभाला है तो साधर्मी को संभालना भी हमारी जवाबदारी बनती है। भाई साहब भोजन करने चलिए, जो हम खाते हैं वो आपको दे देंगे, इसमें तो कोई आपत्ति की बात नहीं है, आर्टिफिशियल बनने की भी जरूरत नहीं है। घर के अंदर यही होता है, ये तो साधु के चौके लगते ना, तब रबड़ी पड़ी मलाई सब मिलती है। घर के अंदर गिलकी की सब्जी बना दी, पराठा बना दे, दाल चावल बना दो, एक चटनी दे दी, खाओ पियो आगे निकलो, इतने चलता है ना। बस जितना चलता है उतना ही दो, उससे बोलो कुछ चाहिए, कुछ इच्छा हो, एक कच्चा टमाटर बना करके दे दिया, इतने में वो गदगद हो गया, इससे ज्यादा लगता नहीं। लेकिन इससे जो व्यवहार बनता है वो बड़ा गजब का बनता है कि नहीं, बोलो।
बनता है, लेकिन हम बनाते नहीं हैं, बनाना चाहिए। पहली हो गई बायोलॉजिकल लाइफ, प्लास्टिक के प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करिएगा, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। और जब तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होगा, तुमको दर्द नहीं होगा, उसका दर्द मुझे ज़्यादा होगा। महाराज जी, हम तो आपको पहचानत भी नहीं है, हम आपको तो पहचानते हैं कि आप भगवान महावीर की परंपरा में आकर के आपने जो कमाल किया है, किसी तीव्र सातिशय पुण्य के उदय से ये कौम आई है जो दुनिया में शुद्ध अहिंसा का उपदेश दे रही है। इस कौम का छोटा सा बच्चा भी भगवान से कम नहीं है। इस छोटे से छोटे बच्चे के बनने और बिगड़ने का दर्द जितना परिवार के लोगों को नहीं होता, उतना साधु को होता है। जब हम देखते हैं कि कोई बेटी बिगड़ती है, बच्चा बिगड़ता है, समय से पहले जवान हो जाते हैं, समय से पहले पाप करना सीख लेते हैं, विचित्र प्रकार के पाप करना सीख लेते हैं, विचित्र विचित्र प्रकार के मोहनी कर्म। अभी तक तो उदय में आता था, अब विचित्र प्रकार का मोहनी कर्म उदय में आता है। भोजन के मामले में, कपड़े के मामले में, रहने के मामले में, बोलने के मामले में, जीने के मामले में, लाइफ पार्टनर के मामले में। पहले कर्म उदय में आता था, अब विचित्र प्रकार का मोहनी कर्म उदय में आता है। अभी 10 दिन पहले मुझे दिखाया, मतलब ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट बनने लगे हैं कि टॉयलेट की सीट के ऊपर बैठाते हैं। आपने शायद सुना हो, नहीं सुना हो नहीं पता, हमने अभी 10 दिन पहले हमको वो वीडियो दिखाया। टॉयलेट की सीट, मतलब रेस्टोरेंट बनाया है, रेस्टोरेंट में टॉयलेट की सीट बनाई है, टॉयलेट की सीट पे ही बैठो। फिर खाने में टॉयलेट की सीट पर एक वहां पर आइसक्रीम दे दी, और वो आइसक्रीम भी ऐसी वैसी आइसक्रीम नहीं है, वो ऐसी लग रही है जैसे किसी ने गू कर दिया है। हाँ, आपने देखा होगा, मैंने देखा है तो आपने भी देखा होगा। जब मुझे दिखा दिया लोगों ने, महाराज जी देखिए जमाना कितना बिगड़ गया। जब मुझे बताया कि टॉयलेट की सीट में जाकर के उन्हें सरवाइव किया, जैसे मनुष्य की सोच होती है उसी कलर का, उसी आकार का, बिल्कुल शेप्ड वहां पे दिया, लोग बड़े आराम से खा रहे हैं। फिर परसों देखा मैंने, मुझे इन्हें संकल्प ने बताया, महाराज जी देखिए आजकल केक में ऐसा चेहरा बनाते हैं जैसे जीवित इंसान हो, और जीवित इंसान के चेहरे को बना करके, और फिर केक है वो पूरा है तो वो वेजिटेरियन, लेकिन उसको काटने पर भाव हिंसा का दोष लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। मैला खाने की कभी सोची नहीं थी हमने कि हम कभी खाएंगे, लेकिन रेस्टोरेंटों ने टॉयलेट पे बैठा दिया सीट के ऊपर, और वहां पर बैठा करके मैला के ऊपर वो दे दिया, और बोले ये जो है, जो भी है शेप वैसा है, वैसा भी नहीं खा सकते। वैसा खाना भी जैन शासन में कर्म बंध कराता है। ये विचित्र प्रकार के मोहनी कर्म का उदय क्या है? मोहनी कर्म का उदय नहीं, विकृत मोहनी कर्म का उदय। इससे बचाने के लिए बच्चों को वहां ला करके बैठाइए जहां पर आप आकर के बैठे हैं। आप जहां पर आकर के बैठे हैं ना, बच्चों को भी बोलिएगा कि यहां पर आकर के चलो। वो गुरु गए जो बंद उदय सत्य विच्छुत्ति संक्रमण उदय उदीर्णा की बात करते थे। आत्मा की बात से ज्यादा जरूरी है सबसे पहले आपका हम बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर ठीक कर लें। आत्मा की बात से ज्यादा जरूरी है कि हम सबसे पहले आपका इमोशनल स्ट्रक्चर सेट कर लें। उसके बाद आचार्य कहते हैं साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी होता है, एक साइकोलॉजिकल लाइफ भी होती है। उस लाइफ में भी एक विवेचक शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। हमारी साइकोलॉजी से हमारी लाइफ नहीं चलती, हमारे धार्मिक सिद्धांतों से हमारी लाइफ चलती है। लेकिन आपकी तो फिलॉसफी ही अलग है। फिलॉसफी कभी भी लाइफ में काम नहीं आती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लाइफ में हमेशा सिद्धांत काम आते हैं, लेकिन आपकी जो साइकोलॉजिकल लाइफ है, किसी को देख करके आप सिर्फ अशुभ ही सोचते हैं, किसी को देख करके आप उसमें सिर्फ शत्रुता ही सोचते हैं, किसी को देख करके आप उसमें सिर्फ दोष ही देखते हैं। ये आपकी साइकोलॉजी किसी ने बनाई है, आपकी थी नहीं, आपकी बनाई गई साइकोलॉजी है। टीवी सीरियल्स आपकी साइकोलॉजी को चेंज करते हैं। मैरिटल अफेयर्स के बारे में कभी किसी ने दुनिया में सोचा नहीं था कि शादी होने के बाद भी कोई महिला दूसरे पुरुष के साथ संबंध रख सकती है। इस तरीके के मैरिटल अफेयर्स के बारे में हमारी पहले इतनी स्वतंत्र मानसिकता नहीं थी, लेकिन बार बार कहानी घर घर की अनुपमा दिखा करके, कमोलिका दिखा करके, बार बार दूसरे सीरियल्स दिखा करके, जब बार बार दिखाया कि गौतम की वाइफ 3 शादी कर सकती है, इसकी ये कर सकती है, वो कर सकती है, तो फिर हमारे दिमाग में, अगर हमारे दिमाग में लगातार टीवी सीरियल्स ये बात फीड कर रहे हैं,
कि ऐसा किया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर डेवलप करने के बजाय ये हमारा डैमेज करके जो हमें बिगाड़ रहे हैं, इसके लिए भी हमको सोचना पड़ेगा। आत्मा की वो अगुरु लघुत्व गुण की बात करूं, प्रमेयत्व गुण की बात करूं, अस्तित्व गुण की बात करूं, आत्मा के मैं विशेष 10 सामान्य गुणों की और विशेष गुणों की बात करूं, सुनने और समझने वाले लोग कौन हैं? आप मुझे बताओ। एकांतवादी कहो चाहे कुछ भी कहो, हम कहें कि सोंगड़ी बहुत स्वाध्याय में प्रवीण हो गए, उनके घर के अंदर भी यही प्रॉब्लम है। हम कहें कि तारणपंथी प्रवीण हो गए, उनके घर के अंदर भी यही प्रॉब्लम है। 20 पंथियों के यहाँ भी इसी तरीके की आग लगी है। ये ग्लोबल एपिडेमिक है बंधुओं। पहले हम ग्लोबल एपिडेमिक के बारे में समझ लें, उसके बाद हम आत्मा के बारे में समझ लेंगे। और कितना भी बड़ा पढ़ंतरा क्यों ना हो, चाहे वो समय सार उठाए, चाहे पंचास्तिकाय उठा ले, चाहे कुछ उठा ले, एंड टाइम पर आपका जो व्यवहार होता है वही आपके जीवन का दर्शन होता है। एंड टाइम का व्यवहार क्या है? मंदिर से स्वाध्याय करके निकल करके रास्ते में देखा कि कोई व्यक्ति ने हमारी सीट के ऊपर बैठ करके और बैठा बास है और चाय पी रहा है। उस वक्त जो आपकी भाषा है ना उसको उठाने की, बस वही तुम हो। वही तुम हो जब तुम्हारी पत्नी किसी एक सब्जी को बिगाड़ देती है और उस वक्त जो एक्चुअल में तुम रूप दिखाते हो घर के अंदर, वही तुम हो। बाकी ये सब आर्टिफिशियल लाइफ है, ये सब आर्टिफिशियल लाइफ है बंधुओं। अच्छी साड़ी, अच्छे सूट पहन करके जो यहाँ पर शांति से बैठ जाते हो, ये तुम नहीं हो, ये तुम नहीं हो, ये आर्टिफिशियल लाइफ है। एक्चुअल लाइफ आप अपने घर के अंदर देखिएगा। और एक्चुअल लाइफ तो आंख बंद करके इधर पे हाथ रख करके देखिएगा कि किसी को देख करके मन के अंदर कैसी गुनगुनाहट या गर्माहट होती है। गुनगुनाहट होना अलग वस्तु, गर्माहट होना अलग वस्तु, और गुर्राहट होना अलग वस्तु। आपके अंदर सब होता है। इन सब चीजों को पहले हम इस तरीके का स्ट्रक्चर डैमेज कंट्रोल करना सीख लें, उसके बाद हम कुछ और भी आगम ग्रंथों को भी समझ पाएं। ये सब अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग आगम ग्रंथ चल रहा है। आत्मा की अनंत शक्ति में से एक शक्ति उठाई है मात्र मैंने, विवेचक शक्ति। उस विवेचक शक्ति के अंदर पहले सबसे पहले आप अपनी बायोलॉजिकल लाइफ देख लीजिए, फिर इमोशनल लाइफ ले लीजिए, उसके बाद साइकोलॉजिकल लाइफ ले लीजिए, इसके बाद एक और लाइफ होती है जिसको सोशल लाइफ कहते हैं। इन चार में हम सिर्फ 2 पे संवाद कर पाए। कल तक अगर ये भाव मेरे अंदर बना रहा तो 2 भावों में और चर्चा करूंगा। अभी शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय।